हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन DU एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2019 के क्वेश्चन पेपर पे है और हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 33 सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और आज रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लास आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 35 भी न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा है कि मैनेजर फेसेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट x इक्वल्स -0.5. नाउ मैनेजर विशेस टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट x बाय 15%. बाय व्हाट परसेंटेज द प्राइस इज टू बी लोअर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि मेरे पास ED की वैल्यू है -0.5 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 15%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजेस सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो सेल्स मतलब क्या, डिमांड, ये दिया हुआ है 15% डिवाइडेड बाय क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है कि किस परसेंट से प्राइस चेंज होगा, या कह सकते हैं कि कितने परसेंट से लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा है कि सेल्स दैट इज डिमांड बढ़ेगी तो नो डाउट प्राइस क्या होगा, लोअर्ड दैट इज फॉल। तो हम ले रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस को x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -0.5 और जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी -30%। दैट इज अगर हमारी डिमांड 15% से बढ़ेगी तो प्राइस डिक्रीज होगी बाय 30%, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन, जहां कंजम्पशन दिया है और इन्वेस्टमेंट दिया है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम को किससे हम डिनोट करते हैं, y से, और y का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब आप बोलोगे कि मैम कंजम्पशन तो दिया है बट सेविंग नहीं दी है, बट सेविंग का मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आप बचा के रखते हो वो एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ही तो है ना। अगर आपने बैंक में भी रखा है तो वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन जो कि दिया है 100 प्लस 0.75 y और प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, और सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट जो कि दिया है 25। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, दैट इज़ 125 प्लस 0.75 y। अब इस y को इधर ले आओ तो माइनस करने पे आएगा 0.25 y इज इक्वल टू 125, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 0.25, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 500। तो करेक्ट आंसर होगा 1500 कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है दैट इज y है, वो कितना आएगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 फॉर्मूला है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला फॉर ए इज गिवन बाय। अब ये पूरा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है, तो अगर वो क्लास आपने नहीं किए तो ज़रूर से कवर कर लेना और इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 42, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप देखोगे कि ये सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कई बार पूछा है। कई बार इसका आंसर उन्होंने 1 किया और कई बार 1.5 किया है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया और मेरा आंसर आया 1.75। ये जो 1.75 आया हमने पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताया हुआ है। किस क्लास में बता दें, जब हमने लास्ट ईयर DU के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स अपलोड किए थे ना, तब इसकी लिंक आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगी। वहाँ हमने बताया भी कि आंसर 1.75 आएगा एग्जैक्ट, बट अब क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए तो अगर ऑप्शन 1 भी दिया है, 1.5 भी दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5। अगर सिर्फ 1 दिया है तो सिर्फ 1 लगा देना, और नहीं तो एग्जैक्ट आंसर की बात करो तो 1.75 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कह रहा है कंपनी हैज़ फिक्स कॉस्ट ऑफ 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया 9 रुपीज़ पर यूनिट और सेल्स प्राइस दिया 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालना ईजी है। क्यों? क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर इन रुपीज़ निकालना है तो सिंपली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप निकाल लो तो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। और ये तो सिंपल है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1,50,000 और मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 3 रुपीज़ पर यूनिट। क्लियर। अब क्योंकि देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था इन रुपीज़ निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इन यूनिट्स आएगी, और यूनिट्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 50,000 यूनिट्स। अब क्योंकि हमें इन रुपीज़ निकालना है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे,
₹12 से, क्योंकि सेल्स पर यूनिट कितना है ₹12, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आएगी ₹6 लाख। हम लोग ये भी कर सकते थे कि ब्रेक इवन सेल्स अगर रुपीज़ में निकालना है तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, 12 माइनस 9 दैट इज सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 और पीवी रेशियो आ गया 25%। तो अगर पीवी रेशियो 25% है तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25%। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर 6 लाख ही आएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 6 लाख। दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट, a firm produces two products P1 and P2 passing through two machines M1 and M2 before completion. M1 can produce either 10 units of P1 or 15 units of P2 per hour. M2 can produce 15 units of either product per hour. Find daily production of P1 and P2 if time available is 12 hours of machine M1 and 10 hours of M2 per day using matrix inversion. आप क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो समझो कि बोला क्या। कह रहा है कि एक जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ए है। अब कह रहा है एक जो फर्म है वो दो प्रोडक्ट बनाता है P1 एंड P2। P1 भी दो मशीन से पास होगा M1 M2 से और P2 भी दो मशीन से पास होगा M1 M2 से। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि M1 कैन प्रोड्यूस आइदर, मतलब ये जो मशीन 1 है चाहे तो प्रोडक्ट 1 की 10 यूनिट्स बना सकती है, चाहे प्रोडक्ट 2 की 15 यूनिट्स बना सकती है। कितने टाइम में, पर आवर। वैसे अगर हम M2 की बात करें तो M2 के लिए कह रहा है कि ये चाहे प्रोडक्ट 1 बनाए चाहे प्रोडक्ट 2 बनाए, दोनों ही केस में 1 घंटे में वो 15 यूनिट बनाएगा। क्लियर। अब कह रहा है फाइंड डेली प्रोडक्शन ऑफ P1 एंड P2। अगर टाइम कितना अवेलेबल है, मशीन 1 के पास टाइम अवेलेबल है 12 आवर्स का और मशीन 2 के पास अवेलेबल है 10 आवर्स का। अब ये जो दोनों मशीन है, मशीन यूज़ करके आप चाहे तो प्रोडक्ट 1 बनाओगे चाहे तो प्रोडक्ट 2 बनाओगे या दोनों बनाओगे कुछ कॉम्बिनेशन में। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज़ करना है। तो पहले इस क्वेश्चन की हेल्प से मैट्रिक्स बना लेते हैं और मैट्रिक्स बनने के बाद उसका इन्वर्जन कर देंगे। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। अब मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट 1 है उसका हम x यूनिट बना रहे हैं और प्रोडक्ट 2 का y यूनिट्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट मशीन की बात करें जिसमें 12 घंटे अवेलेबल थे। मान लो अगर हम प्रोडक्ट x बनाएं, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो 1 घंटे में 10 यूनिट बनेगा और अगर प्रोडक्ट y बनाते हैं तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 15 यूनिट्स। और टोटल आवर्स कितना अवेलेबल है मशीन 1 का, 12। इसमें तो इस तरीके से इक्वेशन बन गया। आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद जो फर्दर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, एलसीएम 30 होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई कर दो 12 को, 360। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन बना और इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन भी बनाएंगे। अब सेकेंड मशीन पे चलो, चाहे आप फर्स्ट प्रोडक्ट बनाओ चाहे आप सेकेंड प्रोडक्ट बनाओ, दोनों ही केस में कह रहा था कि 1 घंटे में 15 यूनिट्स बनेगा और टोटल 10 आवर्स अवेलेबल है। 15 हमने एलसीएम ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन बन गया हमारे पास। पहला इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 और दूसरा इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब अगर हमें इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 3 1, मतलब ये 3 और ये 1, फिर ये 2 और ये 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 360 150। मैट्रिक्स तो ईजिली बन जाएगा क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैट्रिक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लिए, तो पहले आप इसको इधर रखो, इसको इधर ले जाओ। ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 3 1 2 1 एंड 360 150। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लिए। और मैट्रिक्स इन्वर्स में हमने बताया था कि होता क्या है कि सिंपली ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और इन दोनों में माइनस साइन लग जाता है। दैट इज ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। ब्रैकेट में हम लेंगे 360 150। बस इसको सॉल्व कर लो इस तरीके से, तो फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 60 90। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60 और y की वैल्यू कितनी होगी 90। मतलब हम x का कितना बनाएंगे 60 और y का कितना बनाएंगे 90। होपफुली सबको सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता होगा
होपफुली ये सबका सॉल्व हो जाएगा, हम ये बता भी दे रहे हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 300, और फिर नीचे वाले को करेंगे तो माइनस 360 प्लस 450। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6090 आएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6090, जो कि देखो ऑप्शन 1 में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा 169। नेक्स्ट, अ फर्म कैन हायर 10 वर्कर्स एट अ वेज rate of ₹10 but has to pay a wage of ₹13 to get the 11th worker. What is the marginal cost of 11th worker? अब देखो, अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो सिंपली हम लोग कैसे निकालते हैं, TCN माइनस 1। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 11th वर्कर का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो अगर हम 11th वर्कर में से 10th वर्कर को माइनस कर दें, मतलब जो 10 वर्कर का टोटल कॉस्ट है उसको माइनस कर दें, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है 11th वर्कर का, सिंपली क्या हो जाएगा, TC ऑफ 11th वर्कर। TC ऑफ 11th वर्कर क्या है, कह रहा है पहले 10 वर्कर को हम 10 रुपये के हिसाब से दे रहे थे, और 11th वर्कर को हम कितने से दे रहे हैं, 13 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना है 11 वर्कर का, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसमें से माइनस क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 वर्कर जो कि दिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 13 प्लस 100 माइनस 100, और हम कह सकते हैं 113 माइनस 100, और हम कह सकते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा 13। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। फॉर अ नॉर्मल कर्व विथ म्यू 56 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10, हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू लेफ्ट ऑफ द वैल्यू 56। अब सिंपली देखो, यहाँ पे नॉर्मल कर्व की बात करें, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एरिया माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे क्योंकि कह रहा है लेफ्ट, कह रहा है हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व ऑफ द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू 56, तो ये भी 56 दिया है एरिया, माइनस म्यू भी 56 दिया, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर? अब क्योंकि अगर हम लोग बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो कह रहा है अगर ये वैल्यू 0 है, और क्योंकि हमें पता है कि ये एरिया 0.5 है, ये एरिया भी 0.5 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाओ या राइट हैंड साइड जाओ, दोनों साइड वैल्यू कितनी होगी, 0.5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू 56। अगर इधर 56 ये ओवर वैल्यू है ओवरऑल, तो ये कितने परसेंट की, 50% की, तो करेक्ट आंसर होगा 0.50। क्योंकि z की वैल्यू 0 आ रही है, इसीलिए आंसर होगा 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखो इसमें लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। लिख रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 100, मतलब हमारे पास मीन कितना दिया हुआ है 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 7, एंड दैट ऑफ 5 इज 70, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 5 है तो मीन कितना है 70। द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द 12 ऑब्जर्वेशन विल बी। अब कंबाइंड मीन, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या है कंबाइंड मीन का, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में फर्स्ट का भी मीन दिया है, सेकंड का भी मीन दिया है, और n1 भी दिया है, n2 भी दिया है, बस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 87.5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अगेन ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। Two variables have correlation coefficient of 0.60, then what percentage of one variable is explained by other variable? अब क्वेश्चन में देखो मेरे पास r की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.60, और कह रहा है अब क्वेश्चन में पूछ रहा है what percentage of one variable is explained by other variable। ये explained variance की बात कर रहा है, तो explained variance कितना हो जाएगा, सिंपली r² दैट इज 0.36, और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा 36%। अनएक्सप्लेन पूछता तो 1 माइनस r² हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 भी न्यूमेरिकल है, और ये मैट्रिसेस पे है, और मैट्रिसेस की बात करें तो ये हमने पूरा डिटेल में सॉल्व करके और इसके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी अपलोड किए हैं। कह रहा है फाइंड W गिवन व्हाट दैट। आपको W फाइंड आउट करना है, और बहुत ही सिंपली आप इसमें W फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, इस साइड को और इस साइड को ऐसे कंसिडर करना कि आप W की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकाल सको। देखो सबसे पहले तो जब हम इसको ओपन करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, यही लिख दे रहे हैं 3x 3z 3y 3w।
अब देखो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर सकें। ये ले लो 3W इज इक्वल टू 2W प्लस 3, दैट इज 3W इज इक्वल टू 2W प्लस 3। क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने क्यों ली, तो बहुत सिंपल है कि पहले मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, करेक्ट आंसर होगा 3। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 भी देखोगे तो मैट्रिसेस पे है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस हैज़ नो इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर इन्वर्स नहीं है इसका मतलब क्या कि सिंपली जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी हमने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया है कि डिटर्मिनेंट अगर ए का निकालना है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 5 2 10 माइनस 3k ये हो जाएगा। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है 0 तो इज इक्वल टू 10 माइनस 3k, और हम कह सकते हैं कि 3k इज इक्वल टू 10 और k की वैल्यू आ जाएगी 10/3, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 10/3। क्वेश्चन नंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है 93। अब कह रहा है ना कंपनी देयर आर 0 यूनिट्स इन बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, 7000 यूनिट्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन एंड 500 यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस जिसका 20% कंप्लीटेड है। द फिजिकल यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर आर, देखो जो फिजिकल यूनिट्स अकाउंटेड होगी वो तो 7000 की होगी क्योंकि स्टार्टिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कोई WIP नहीं था, और एंड में कह रहा है कि 500 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस था जिसमें से 20% कंप्लीटेड है। तो ये तो हमने ऑलरेडी 7000 में इंक्लूड कर लिया होगा ना, WIP का पोर्शन तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 17,000। क्लियर? ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे पेपर 2019 के जिसको हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया था और आज पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया, तो 2019 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ही ये सेशंस हम अपलोड कर रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो पे कमेंट करोगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा कि अगर हमने इतनी मेहनत की तो इन रिटर्न आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर रहे हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम 2018 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।